अतीक अहमद को आज फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आ रही है। इस बीच अतीक अहमद ने मीडिया के सामने कहा कि यूपी पुलिस उसे जान से मारना चाहती है। अतीक ने कहा कि उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी चाहिए। अतीक अहमद की एक बहन ने अदालत में सरेंडर की अर्जी दी है। वहीं उसके भाई अशरफ की भी आज पेशी है। उसे बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस आज अतीक के रिमांड की भी मांग कर सकती है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहां से नहीं किया, वहां जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। एक तरफ अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए प्रयागराज ला रही है यूपी पुलिस। दूसरी तरफ बाहुबली माफिया अतीक अहमद के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। यूपी के कई जगहों पर ईडी की छापेमारी है। करीब 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो यहां आपको बता दें कि अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी ने एंट्री ली है। 13 जगहों पर सर्च ऑपरेशन है। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है, जो सबूत है, वो इकट्ठा किए जा सके। तो यहां आपको बता दें कि जहां एक तरफ साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज ला रही है पुलिस, वहीं दूसरी तरफ ईडी यूपी के कई जगहों पर छापे मार रही है और उनकी कुल तादाद 13 है। लोकसभा सदस्यता खोने के बाद पहली बार राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। उन्होंने विशाल रैली कर यह संदेश देने की कोशिश की कि अपने चुनावी क्षेत्र में उनका दबदबा बरकरार। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों ने संसद में मेरे बारे में झूठ बोला। मैं स्पीकर के पास भी गया, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की सत्यमेव जयते रैली, एक विशाल शक्ति प्रदर्शन, ये संदेश देने के लिए कि सूरत की एक अदालत में कसूरवार पाए जाने के बाद भले उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई हो, लेकिन अपने चुनाव क्षेत्र में वो बेहद लोकप्रिय हैं। 2019 में यहाँ से वो 4 लाख वोटों से ज्यादा से जीते थे। The MP member of parliament is just a tag. They can take away the house. They can put me in jail, but they cannot stop me from representing the people of Wayanad. राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ने कहा कि सांसद न रहने से या घर से निकाले जाने से उनकी आवाज नहीं दबेगी। And we are not scared of your intimidation, your aggression, your nastiness. In fact, we find it quite amusing. I find it even stranger that a whole government, every minister, every MP, even the Prime Minister himself, finds it acceptable and appropriate to malign and mercilessly attack one man just because he asked a question they could not respond to. सूरत की एक निचली अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। उनकी 2 साल की सजा तब तक टाल दी गई है जब तक अदालत सूरत के मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला नहीं करता। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को है। उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे देश से कांग्रेस साफ हो जाएगी। जिस प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में भारत को यश दिलाया, भारत को सुरक्षित किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर से आतंकवाद को समाप्त कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में 50 से ज्यादा बार आकर नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनेक प्रकार की योजना लेकर आए, उस प्रधानमंत्री जी को एक कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आपकी माताजी ने भी ये कर देख लिया, राहुल बाबा जितना भी गाली निकालोगे
कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आएगा। इस बयान से केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि आने वाले 2024 में बीजेपी के चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री डिब्रूगढ़ बीजेपी का कार्यालय के उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे। वहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा वार किया। अब राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये 3 राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। मुझे बताओ असम वालों, डिब्रूगढ़ वालों, देश के किसी भी देशभक्त नागरिक ने विदेश में जाकर देश की बुराई करनी चाहिए क्या? बताओ जरा, करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए? राहुल बाबा अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है, यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कभी उत्तर पूर्व में कांग्रेस का राज होता था, लेकिन अब 8 राज्यों में बीजेपी की या फिर उसके समर्थन से चल रही सरकारें हैं। हाल में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि किस तरह मोदी सरकार उत्तर पूर्व के राज्यों में विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस सरकार 36,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर पूर्व को देती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 76,000 करोड़ रुपए कर दिया। 2014 के बाद से करीब 2,65,000 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी सरकार दे चुकी है। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट में 65% का इजाफा हुआ है। कभी उग्रवाद का गढ़ माने जाने वाला असम में स्थिति बदली है और इसका नतीजा है कि असम के 76% इलाकों में से AFPS से हटा दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते बिहू पर असम जा रहे हैं। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी का मानना है कि 2024 में उसे इनमें से 12 सीटों में विजय हासिल होगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। आगे जाने का भी प्रयास करूंगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का प्री ड्राफ्ट शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया और सुझाव मांगे। इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको तैयार किया और ये 5वां मौका है जब फ्रेमवर्क को संबोधित किया जाना है। इसमें खास बात यह है कि छात्र अपनी पसंद से विषयों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। परीक्षा के तनाव को दूर करने की कोशिश। अब तक साल में एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अमल में आने के बाद 2 बार होंगी। साथ ही 9वीं और 10वीं के छात्रों को हर साल 8 पेपर पास करने की सिफारिश की गई है। अभी फिलहाल कक्षा 10 में कम से कम 5 विषयों को ही पास करना होता है। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल पर केवल साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम का बंधन नहीं रहेगा, बल्कि छात्र अपनी पसंद से विषयों का कॉम्बिनेशन बना सकता है। मसलन साइंस का छात्र आर्ट्स और कॉमर्स के विषय भी चुन सकता है। 12वीं के फाइनल रिजल्ट में 11वीं के रिजल्ट का भी कुछ वेटेज देने की बात है। ठीक ऐसे ही 10वीं के रिजल्ट में 9वीं के रिजल्ट का कुछ वेटेज देने की बात भी है। महीने में 2 शनिवार को हाफ डे मॉडल भी फॉलो किया जा सकता है। लिखित परीक्षा की शुरुआत कक्षा 3 से होगी। 6ठी कक्षा से मल्टीपल चॉइस के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। यही नहीं, परीक्षा में MCQ की संख्या बढ़ाई जाएगी, दीर्घ प्रश्नों की वेटेज कम होगी। 3 types of courses they have given. Few are mandatory, few are vocational, few are choice based. Right. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी इंक्विजिटिवनेस, अपने पैशन, इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ना कि अगर साइंस पढ़ना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है ना। अगर कॉमर्स वाला बच्चा पायलट बनना चाह रहा है तो हम उसको फिजिक्स दे सकते हैं, या साइंस वाला बच्चा लीगल स्टडीज पढ़ सकता है। NCF में और भी ज्यादा चॉइसेस बच्चों को मिल रहा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्लास की टाइमिंग से लेकर छात्रों के मूल्यांकन और बाकी गतिविधियों के लिए भी दिन निर्धारित करने की सिफारिश भी शामिल है, लेकिन कुछ शिक्षाविद आपत्तियां भी उठा रहे हैं। खासकर 10वीं में जिस तरह का एक प्रारूप बना है कि इसमें अब 16 तरह के कोर्स आपको करने हैं, 8 डिसिप्लिनरी एरियाज दिए हैं, और सबसे ज्यादा ये
कि जो इतने सारे चॉइसेस दिए हैं उसमें कोई भी एक स्कूल 3 कैटेगरीज के अंडर एक करिकुलम एरिया लेके वो स्कूल चला सकता है शुरू में जी। तो वो जो है ना वही सबसे दिक्कत है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। दूसरा जो कहा जाता है कि इन प्रिंसिपल एग्जाम ऑन डिमांड, उसके पक्ष में हम नहीं है। बहुत कुछ सेंट्रलाइज ना किया जाए। तो बदलते वक्त के साथ बदलाव की ये कोशिश बच्चों की चुनौती और मुश्किलों को कम करने को लेकर है, पर सुझाव अभी आने बाकी हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। महंगाई के इस दौर में अब एक राहत वाली खबर। मंगलवार को मौसम विभाग ने इस साल जून से सितंबर के बीच मानसून की बारिश सामान्य रहने का अनुमान लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम होता है। इस साल जून से सितंबर के बीच मानसून सीजन के दौरान देश में सामान्य बारिश रहेगी। मंगलवार को मौसम विभाग ने यह अनुमान जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक जून और सितंबर के बीच मानसून सीजन के दौरान लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून सामान्य या सामान्य से नीचे रह सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश, जबकि कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश हो सकती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश का पूर्वानुमान है। अनुमान के हिसाब से इस साल भारत में 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी। ये एक सामान्य मानसून होगा। मौसम विभाग ने इस अंदेशे को खारिज किया कि इस साल एल नीनो का असर बारिश पर रह सकता है। कहा कि एल नीनो और भारतीय मानसून की वर्षा के बीच कोई संबंध नहीं है। एनडीटीवी से बातचीत में मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल ने कहा, मानसून सीजन के दौरान जलवायु परिवर्तन का असर दिख सकता है। सवाल था क्लाइमेट चेंज को लेके। आपको लगता है कि इस मानसून सीजन में क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और ज्यादा दिख सकता है? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा। जैसे आप आर्थ सिस्टम मॉडल का प्रेडिक्शन देखें, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल राइज हुआ है, एज पर प्रेडिक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल राइज हो सकता है, मगर ये राइज हर साल नहीं होता है कि फॉल हर साल नहीं होता है। मतलब इज ए ट्रेंड। आप क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एक ओवर द पीरियड देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल ईयर में देखना मुश्किल हो जाता है। मगर यही है कि हम नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कोई भी नॉर्मल रेनफॉल ईयर में आपको फ्लड्स मिलेगा और ड्राउट्स भी मिल सकता है कुछ एरिया में। महंगाई के इस दौर में दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश का पूर्वानुमान देश के करोड़ों किसानों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी राहत की खबर है। हालांकि मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में मानसून सीजन के दौरान औसत से कम बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया है। अब मानसून सीजन शुरू होने से ठीक पहले जब मौसम विभाग दूसरा पूर्वानुमान जारी करेगा तो बड़ी तस्वीर साफ होगी कि देश के किस राज्य में कितनी बारिश होगी। दिल्ली से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अमेठी के आसिफ और उसके दोस्त सारस एक बार दोनों फिर से सुर्खियों में। दोनों की दोस्ती इस बार फिर नजर आई कानपुर के चिड़ियाघर में, जहां आरिफ अपने बेजुबान दोस्त सारस को देखने पहुंचा। आरिफ को देखते ही बाड़े में सारस खुशी से चहकने लगा और लगातार चक्कर काटता रहा। तस्वीरों में आप देखें इंसान और बेजुबान पक्षी के बीच कितना गहरा रिश्ता है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने के बाद अब बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी आरिफ और सारस को मिलाने के समर्थन में। वरुण गांधी ने आरिफ और सारस की दोस्ती का समर्थन करते हुए ट्वीट भी किया।